डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं और किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, एवरी केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन should be follow the law of conservation। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होगी उसको फॉलो करना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि मास ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि मास ऑफ अ केमिकल reaction should be conserved। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो मास है वो कंजर्व होना चाहिए, कि मास को जो है ना हम इंक्रीज कर सकते और ना ही मास को हम डिक्रीज कर सकते। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास कैन नॉट बी डिके और जनरेट। इट मीन्स कि जो मास होगा हमारा, मास ऑफ द रिएक्टेंट should be equal to mass of the product in a chemical equation। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लें, लेट सपोज हमने केमिकल रिएक्शन ली Na+Cl इज इक्वल टू NaCl, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, दैट मीन्स रिएक्टेंट्स का जो मास होगा वो हमारा इक्वल होना चाहिए मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के। और मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट्स में वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे सोडियम यूज़ किया है तो सोडियम का जो रिएक्टेंट के अंदर मास एंड नंबर ऑफ एटम होंगे वही नंबर ऑफ एटम हमारे प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। क्लोरीन के अंदर जो रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ़ एटम्स लिए हैं वही नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। अगर ये चीज़ें होती है तो इक्वेशन हमारी बैलेंस इक्वेशन कही जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम H+O2 एक रिएक्शन लेते हैं और इससे H2O हम फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन के लेफ़्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट्स के अंदर नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो 1 होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम राइट हैंड साइड में यानी कि प्रोडक्ट्स के अंदर देखेंगे तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ़ एटम 2 हो जाएंगे। तो इससे मास, इन दोनों का मास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का मास इक्वल नहीं हो पाएगा। सो सच टाइप ऑफ इक्वेशन जो है उसको हम इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और इस टाइप की जो है केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करती। तो किस टाइप से हम किसी भी पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, उस प्रोसीजर को हम देखते हैं कि कैसे हम किसी केमिकल जो इम्बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी उसे हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी इम्बैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम लेंगे। लेट्स सपोज दैट हम
एक रिएक्शन लेते हैं जो कि होगा Mg प्लस CO2 इज इक्वल टू MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस C। तो सबसे पहले हम इसकी बैलेंसिंग चेक करेंगे। अगर बैलेंसिंग के लिए हम देखें तो मैग्नीशियम के हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में एटम नंबर ऑफ़ एटम 1 है और राइट साइड में भी मैग्नीशियम का नंबर ऑफ़ एटम 1 होगा। कार्बन को अगर हम चेक करें तो नंबर ऑफ़ एटम कार्बन के रिएक्टेंट्स के अंदर 1 है और अगर हम प्रोडक्ट्स में देखें तो वहाँ पर भी नंबर ऑफ़ कार्बन 1 है। ऑक्सीजन को देखें तो नंबर ऑफ़ एटम रिएक्टेंट्स में हमारे 2 हो जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स में हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं ऑक्सीजन के वो 1 हो जाएगा। इट मीन्स ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारी इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं उसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम इस केमिकल रिएक्शन को लेंगे Mg प्लस CO2 इज इक्वल टू MgO और प्लस C। तो सबसे पहले हम जो केमिकल रिएक्शन लिखी है इसके जो कंपाउंड होंगे या रिएक्टेंट्स कह लीजिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होंगे उनको हम एक एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हम Mg को A से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे कंपाउंड को हम B से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे कंपाउंड को C से मल्टीप्लाई करेंगे और चौथे कंपाउंड को या आइटम है हमारे पास कार्बन आइटम उसको हम D से मल्टीप्लाई करेंगे। इस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जितने भी एटम हैं हम इन एटम्स की बैलेंसिंग को चेक करेंगे। हमारे पास एटम Mg का एक एटम है, हमारे पास कार्बन एक है और हमारे पास ऑक्सीजन है। तो Mg एलिमेंट के अंदर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में A है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम का मतलब कि Mg का एक एटम है और उसको A से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ़ एटम A हो गए। और राइट हैंड साइड में हम Mg के एटम नंबर ऑफ़ एटम देखेंगे तो वो C हो जाएंगे। इट मीन्स हमारे पास A इज इक्वल टू C एक इक्वेशन बन के आएगी। इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम देंगे। कार्बन के लिए हम देखेंगे तो कार्बन के नंबर ऑफ़ एटम हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में B होंगे और राइट हैंड साइड में वहीं पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन्स जो हैं वो D हो जाएंगे। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। और ऑक्सीजन के लिए हम चेक करेंगे तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ट्वाइस ऑफ B हो जाएंगे और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ़ एटम ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू C। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन से हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है और इन वेरिएबल की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तो हम इस इक्वेशन में लिख लेंगे, वो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी वेरिएबल हमारा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स इक्वेशन के अंदर यूज़ हो रहा हो उसको हम 1 के इक्वल मान लेंगे। यानी कि किसी भी एक वेरिएबल को हम 1 के इक्वल मान लेंगे और इनको सोल्व करना तब आसान होगा कि जो भी वेरिएबल हमारा सबसे ज़्यादा इक्वेशंस के अंदर यूज़ हो रहा हो उसको हम 1 के इक्वल मानें। तो अगर हम यहाँ पे C को देखें तो C भी 2 इक्वेशन में यूज़ हो रहा है, B भी हमारा 2 इक्वेशन में यूज़ हो रहा है। तो हम B को 1 के इक्वल मान लें, किसी भी वेरिएबल को मान सकते हैं, तो हम B को 1 के इक्वल मान लेंगे। तो B की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। अब B को 1 के इक्वल माना हमने तो B इज इक्वल टू हमें सेकंड इक्वेशन से क्या दिया हुआ है, B इज इक्वल टू D दिया है। इसका मतलब हमारे पास D की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, D भी हमारा 1 के इक्वल आ गया। B और D दो वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 3 की तो इक्वेशन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू C। अगर हम यहाँ से C की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो C की वैल्यू दी हुई है ट्वाइस ऑफ B की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है जो कि है 1। तो C की वैल्यू भी हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, दैट इज़ 2। C भी हमने कैलकुलेट कर लिया है और C के बाद इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि A इज इक्वल टू C होगा। जब हमारे पास C की वैल्यू 2 हो गई तो A की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। इस तरीके से हमने चारों के चारों वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ये वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लीजिएगा एक बार कि A इज इक्वल टू 2 होगा, B इज इक्वल टू 1 है, C इज इक्वल टू 2 है और D इज इक्वल टू 1 होगा।
ठीक है। अब ये चारों वैल्यूज़ जो हैं हम अपनी इस मेन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को लिखा था। इक्वेशन को हम एक बार फिर से लिखेंगे, जो कि दी हुई थी ट्वाइस ऑफ mg प्लस b इंटू CO2 इज इक्वल टू c इंटू MgO और प्लस d इंटू सी। अब ABCD की हम वेरिएबल की वैल्यू को पुट करेंगे। तो A की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, A की वैल्यू हमें 2 गिवन है, तो ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ mg हो जाएगा, प्लस B की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास B की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो CO2। C की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, तो C की वैल्यू हम 2 यूज़ करेंगे, सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ MgO, और D की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, तो D की वैल्यू हमारे पास C हो जाएगी। अब इस केमिकल इक्वेशन को हम देखें एक बार चेक करके कि अभी ये बैलेंस है या नहीं। तो हम सबसे पहले अगर Mg के नंबर ऑफ़ एटम्स देखें लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में देखें बैलेंसिंग के लिए, तो लेफ़्ट हैंड साइड में Mg के एटम 2 दिए हैं और राइट साइड में भी Mg के एटम 2 हो जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे कार्बन के एटम्स, नंबर ऑफ़ एटम्स, तो लेफ़्ट हैंड साइड में कार्बन के एटम हमें 1 दिया है, और अगर हम राइट साइड में देखें तो राइट साइड में भी कार्बन का एटम 1 होगा। और अगर हम अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स चेक करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम हमें लेफ़्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट में 2 दिए हैं, और राइट साइड में भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास तीनों के तीनों एटम्स जो तीनों के तीनों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल हो गए। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास वो बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन ये हमारी बैलेंस्ड हो गई। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखेंगे। कोई भी एक एग्जांपल लीजिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम BaCl2 प्लस Al2 twice SO4 thrice is equal to AlCl3 and plus BaSO4। चलिए जी, अपना स्टेप नंबर 1 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम A से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम B से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम C से मल्टीप्लाई कर देंगे, और BaSO4 को हम D से मल्टीप्लाई कर देंगे। बैलेंसिंग के लिए हमारे पास एलिमेंट है, एक Ba हो जाएगा, एक हमारे पास क्लोरीन हो जाएगा, एक हमारे पास एल्युमिनियम होगा, एक हमारे पास सल्फ़र होगा, और एक हमारे पास ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ से हम बैलेंसिंग चेक करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर और राइट हैंड साइड में इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे Ba की, तो Ba के हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ़ एटम है A, और राइट साइड में अगर हम Ba के नंबर ऑफ़ एटम्स को देखेंगे तो वो हैं हमारे पास D, नंबर ऑफ़ Ba दैट विल बी D। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई, A इज इक्वल टू D। क्लोरीन के लिए देखेंगे तो क्लोरीन के हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ़ एटम है वो ट्वाइस ऑफ A है। राइट साइड में क्लोरीन के जो नंबर ऑफ़ एटम है हमारे पास वो 3C हो जाएंगे, 3C। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। यहाँ से देखेंगे क्लोरीन के कितने नंबर ऑफ़ एटम है, 3 हैं, C से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3C हो जाएंगे। एल्युमिनियम हम देखेंगे तो एल्युमिनियम में हमारे पास क्या होगा, एल्युमिनियम के नंबर ऑफ़ एटम हमारे पास 2 हैं, और उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ B हो जाएगा, यानी कि 2B, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम एल्युमिनियम के नंबर ऑफ़ एटम देखेंगे तो वो C होंगे, ठीक है। यहाँ पे C का मल्टीप्लिकेशन, एल्युमिनियम का एक एटम है, C का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो C हो जाएगा। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3। सल्फ़र को अगर हम देखेंगे तो सल्फ़र के लिए यहाँ पे ये 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पूरे ब्रैकेट के लिए है, तो सल्फ़र को हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3S हो गया, और B से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो यानी कि ये 3B हो जाएगा।
सल्फ़र की लेफ़्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ़ एटम होंगे वो 3b हो जाएंगे, इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड में सल्फ़र के एटम होंगे हमारे पास d ओनली, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, डी एटम सल्फ़र के डी होंगे क्योंकि यहाँ पे सल्फ़र का मल्टीप्लिकेशन डी के साथ हो रहा है सिर्फ। और ऑक्सीजन को अगर हम चेक करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम हो रहे हैं 4 × 3, 4 ये होंगे 3 ये होंगे, तो 4 3 या 12, और बी से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है तो 12 भी हो जाएंगे। तो ये होगा हमारे पास 12 ऑफ बी, और इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन हमारे पास एक ही जगह पर है जो कि 4 होंगी, और 4 × d हो रहा है तो ये 4d के इक्वल हो जाएगा, 4d। ये हो गई हमारे इक्वेशन नंबर 5। अब इन पांचों इक्वेशन से हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इनके अंदर हम देखेंगे कि वैल्यू को हम किसकी 1 के इक्वल पुट करें। तो अगर हम b को देखें तो b हमारा लगभग 3 इक्वेशन में यूज़ हो रहा है, तो जनरली हम b की वैल्यू को 1 पुट कर लेंगे। b इज इक्वल टू हमने 1 माना, किसी एक वेरिएबल को हम 1 के इक्वल मानते हैं और उससे फिर बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमने b को 1 माना है तो इक्वेशन नंबर 5 हमारी क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 5 जो है हमारी वो है 12 ऑफ b इज इक्वल टू 4d। और यहाँ से d की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12b डिवाइडेड बाई 4, 4 से 12 को कैंसिल किया 3 टाइम्स, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3b। और b को ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, b हमारे पास 1 होगा, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी निकल करके d इज इक्वल टू 3। दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई कैलकुलेट होके। अब हम b और d से देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 को हम लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है हमारी, ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू c होगा, ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू c। तो b की वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ट्वाइस इंटू b की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 2। इक्वेशन नंबर 1 को हम देखेंगे सेकंड को। इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या, बल्कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी कहती है कि a इज इक्वल टू जो होगा वो d के इक्वल हो जाएगा। d की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 3 है, तो a की वैल्यू भी हमारी 3 के इक्वल आ जाएगी। चारों वैल्यू कैलकुलेट हो गई क्या, a b c और d चारों वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं वेरिएबल्स की। तो इन चारों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर एक साथ लिख लेंगे। a इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, b इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया, c इज इक्वल टू 2 हो, और d की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 आ गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम अपनी मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। d की वैल्यू, सॉरी ये गलत होगा, d की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, d इज इक्वल टू 3 है ना, यहाँ से ये कैलकुलेट किया हमने, तो d की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल आ गई। तो हम अपनी मेन इक्वेशन को लेके आएंगे जो वेरिएबल की फॉर्म में हमने लिखी थी, जो कि थी 3 ऑफ BaCl2 प्लस b इंटू Al2SO4 इंटू 3 इज इक्वल टू c इंटू AlCl3 और प्लस d इंटू BaSO4। ठीक है, अब a b c d की वैल्यू को पुट करेंगे और फाइनल इक्वेशन हम लिखेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3BaCl2 प्लस b की वैल्यू हमने निकाली थी 1, तो ये Al2SO4 3 इज इक्वल टू c हमने कैलकुलेट किया था 2 के इक्वल, तो c की जगह पर 2 पुट करेंगे और ये होगा AlCl3 और प्लस d की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 3, तो ये होगा 3BaSO4। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल बैलेंस इक्वेशन आ गई। तो इसको हम एक बार फिर से चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये रिएक्शन जो हमने कैलकुलेट की है, बनाई है, क्या ये बैलेंस है या नहीं। तो हम सबसे पहले अगर BA के लिए चेक करें,
लेफ़्ट हैंड साइड में हम नंबर ऑफ़ एटम देखेंगे और राइट हैंड साइड में हम नंबर ऑफ़ एटम देखेंगे। तो Ba के एटम अगर हम देखें लेफ़्ट हैंड साइड में तो 3 हैं, और Ba के नंबर ऑफ़ एटम्स हम देखें राइट साइड में तो वहाँ पर भी 3 हैं। Ba के बाद हम चेक करेंगे Cl के लिए। क्लोरीन के नंबर ऑफ़ एटम लेफ़्ट हैंड साइड में 3 2 6 होंगे, राइट हैंड साइड में 3 2 6 हो गए। ये भी क्लोरीन भी बैलेंस है। क्लोरीन के बाद हम एल्यूमिनियम को चेक करेंगे। एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ़ एटम लेफ़्ट साइड में हमारे पास 2 हैं, और राइट साइड में एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ़ एटम भी 2 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम के बाद हम चेक करेंगे सल्फ़र को। सल्फ़र के नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे हम, और ये राइट हैंड साइड। तो नंबर ऑफ़ सल्फ़र का हम अगर लेफ़्ट हैंड साइड में देखेंगे तो नंबर ऑफ़ एटम लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम ऑफ सल्फ़र कितने होंगे, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। और राइट साइड में देखेंगे तो 3 से ही सल्फ़र को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो सल्फ़र के राइट हैंड साइड में भी 3 होंगे। और ऑक्सीजन को जब हम चेक करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 12 एटम दिए हुए हैं, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास एटम के 4 3 या 12 एटम हो जाएंगे। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ एटम हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर इक्वल आ रहे हैं। सो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस है।